हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, पॉलिसी रेट्स क्या होती है? पॉलिसी रेट्स होती है जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एटसेट्रा। ठीक है, अभी पॉलिसी रेट में चेंजेस कब आते हैं? उसके लिए आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो हर 2 महीने सिटिंग करती है। उस सिटिंग में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना है या कम करना है। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट को बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, अब हम जानेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी एक्शन इज ट्रांसमिटेड इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट गोल्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी एक्शन क्या है? जैसे कि हमने समझा कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में डिसाइड करता है कि पॉलिसी रेट्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी। अब अल्टीमेट गोल्स ऑफ इन्फ्लेशन या ग्रोथ को समझ लेते हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो डिमांड को कम करना पड़ेगा। डिमांड कम करने के लिए लोन महंगा करेंगे। लोन महंगा करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का गोल कैसे अचीव होता है? आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो बैंक्स का लोन का कॉस्ट महंगा हो गया। तो इन टर्न जब बैंक इकोनॉमी में लोन देंगे तो वो एक हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे। हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे तो महंगा होने की वजह से लोन की डिमांड कम होगी। लोन की डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। पैसा कम जाएगा तो गुड्स के लिए डिमांड कम होगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम होने की तरफ मूव करेगी। अब हम आरबीआई के दूसरे गोल की तरफ देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी एक्शन is transmitted in order to achieve the ultimate goal of growth। अब ग्रोथ करनी है तो क्या करना होगा? डिमांड को इंक्रीज करना होगा। डिमांड इंक्रीज करने के लिए लोन सस्ता करना पड़ेगा। लोन सस्ता करने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को कम करता है। सो आरबीआई रेपो रेट को कम करता है जिससे कि बैंक्स का जो रेट कॉस्ट है वो कम हो जाता है। बैंक्स का कॉस्ट कम होने से ऐसा होना चाहिए कि बैंक्स भी कम इंटरेस्ट रेट पर पब्लिक को या फिर कॉरपोरेट्स को लोन दें, जिससे लोन सस्ता होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। अब इस प्रोसेस को, जैसे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करी, रेपो रेट कम करी, तो बैंक्स भी अपनी लेंडिंग रेट्स को कम कर रहे हैं या नहीं, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। और आरबीआई यही इंश्योर करना चाहता है कि मैं जो पॉलिसी एक्शंस ले रहा हूँ वो अल्टीमेटली ट्रांसमिट हो रहे हैं इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को समझने के लिए हमें ये समझना रहेगा कि बैंक्स किस तरह से इंटरेस्ट रेट को पास ऑन करते हैं या ये इंटरेस्ट रेट रिजीम क्या है। तो हम 2010 से पहले की बात करते हैं, तब बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट वाज यूज्ड बाय द बैंक्स। अब प्राइम लेंडिंग रेट वो रेट होती थी जिसके ऊपर बैंक अपने प्राइम कस्टमर को इंटरेस्ट चार्ज करता था। प्राइम कस्टमर मतलब हाईएस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स ऑफ द बैंक। अब जहाँ पे हाईएस्ट क्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर है, बैंक उसको बहुत कम चार्ज करेगा। लेकिन होता क्या था कि ये प्राइम कस्टमर्स को बहुत कम चार्ज करता था और बाकी जो नॉन प्राइम कस्टमर है उनको काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेता था। तो आरबीआई बोला कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सी इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, तो एक बेसिक इंटरेस्ट रेट रिजिम होनी चाहिए। तो आरबीआई ने बोला कि भैया आप अपने फंड्स की कॉस्ट निकालो, ऑपरेशन की कॉस्ट निकालो, अपना स्प्रेड निकालो और एक आप बेस रेट डिसाइड करो। ये प्राइम नॉन प्राइम मत करो, एक बेस रेट डिसाइड करो जिसके नीचे आप किसी को लेंड नहीं करोगे और जो सबके लिए फेयर होगी। तो सिंस 1 जुलाई 2010 बेस रेट रिजीम का इंट्रोडक्शन हुआ। अब बेस रेट रिजीम में ये एक इंटरनल बेंचमार्क्ड लिंक्ड रेट है। बैंक्स खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आरबीआई को पता नहीं चल पा रहा है कि यार मैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर रहा हूँ, रेपो रेट में चेंज कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो आरबीआई ने क्या किया, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एक नई इंटरेस्ट रेट रिजीम लॉन्च करी। उसको बोलते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है?
मार्जिनल कॉस्ट होती है जो भी एडिशनल फंड्स को जुटाने के लिए आपको कॉस्ट लगती है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट रिजिम में क्या होगा, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया बैंक्स को कि आपकी जो भी एडिशनल बोरोइंग कॉस्ट है, आप सिर्फ उसके बेसिस पर अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कीजिए। अब एडिशनल बोरोइंग कॉस्ट का एक फैक्टर क्या हो गया, रेपो रेट। रेपो रेट जिस पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। तो आरबीआई ने सोचा कि जब ये लोग अपनी एडिशनल कॉस्ट के बेसिस पे लेंडिंग की रेट डिसाइड करेंगे तो उसमें एक फैक्टर मेरा रेपो रेट भी आएगा, और रेपो रेट आने की वजह से मैं रेपो रेट में जो भी चेंज कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा इंटरेस्ट रेट चेंजेस में। लेकिन आरबीआई ने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, फिर आरबीआई उसको मॉनिटर कर रहा है तो आरबीआई को लग रहा है कि यार ये इंटरेस्ट रेट मैं जो भी ट्वीक कर रहा हूँ उसका पूरा बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा है, या फिर बेनिफिट पास होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आरबीआई फिर से एक नई इंटरेस्ट रेट रेजिम लाता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट, जो कि आई है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट क्या है, इसमें आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि देखो तुम एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को, फॉर एग्जांपल रेपो रेट को ही बेंचमार्क डिसाइड कर लो कि ये रेपो रेट है, मैं जो भी लोन दूंगा दिस रेपो रेट प्लस आप कुछ भी अपना परसेंटेज डिसाइड कर लो, आपकी जो अदर ऑपरेशनल कॉस्ट है, आपका स्प्रेड है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर लो और डायरेक्टली उसको रेपो रेट से लिंक कर दो। जैसे मान लीजिए आपका स्प्रेड किसको बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं आपने बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.7%, बैंक वही पैसे को यूज करके लोन दे रहा है आपको 9% पे। सो 9% माइनस 2.7% इज इक्वल टू 6.3%, वो है बैंक का स्प्रेड। ठीक है, तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है ईबीएलआर स्कीम में, बोल रहा है कि आप एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को लिंक कर दो, जैसे रेपो रेट है, आप एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर लो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट या स्प्रेड जो भी है, डायरेक्टली उसके बेसिस पे ही आप लेंडिंग रेट डिसाइड करोगे। उससे क्या होगा, जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट ट्वीक किया, जैसे 4% से 3.5% कर दिया, ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैंक्स की लेंडिंग रेट के अंदर। ठीक है, अब बैंक्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस तो आ गए, बैंक्स को तो फॉलो करना है, लेकिन बैंक्स की भी अपनी प्रॉब्लम है। बैंक्स क्या बोलता है कि सर आप तो हर 2 महीने में रेपो रेट चेंज कर दोगे, ठीक है, लेकिन मैंने एक एफडी जमा की हुई है 7% इंटरेस्ट रेट पे, मुझे तो जो भी एफडी का टेनर है, साल का है 2 साल का है, उस पूरे टेनर में वो 7% पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप बोल रहे हो कि मुझे लोन जब देना है आपने रेपो रेट कम कर दी तो कम रेट पे लोन दो। उसी तरह सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, मैंने तो फिक्स कर दिया 4% इंटरेस्ट है, अब मुझे तो 4% देना पड़ेगा। और रेपो रेट पे बैंक्स जो भी आरबीआई से लोन ले रहे हैं वो तो उनके पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में ही ले रहे हैं। तो बैंक्स के लिए भी प्रॉब्लम है। अब बैंक्स क्या कर रहे हैं इसके लिए, एफडी इंटरेस्ट रेट भी कम कर रहे हैं, सेविंग इंटरेस्ट रेट भी कम कर रहे हैं। तो आप अभी बैंक्स में देख रहे होंगे, हमें सेविंग बैंक पे 1-2 साल पहले 4% इंटरेस्ट रेट मिलता था, अभी 2.7% मिल रहा है। इसी तरह एफडी का इंटरेस्ट जो 8.5% तक भी रहता था अभी 5.5% तक रहता है। क्यों, क्योंकि बैंक्स को मजबूरन अगर इंटरेस्ट की रेट कम करनी है लोन पर, तो उन्हें अपने डिपॉजिट्स पर भी इंटरेस्ट की रेट कम करनी होगी। अब तो इस जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, इससे जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के गोल्स अचीव करने का, कुछ हद तक आरबीआई उनमें सफल होगा, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर डिपॉजिट्स पे भी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के पास कम पैसा जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, और वहाँ से डिमांड कम हो जाएगी। तो आरबीआई को इसके कुछ और सॉल्यूशंस भी निकालने पड़ेंगे, जैसे कि अगर लिक्विडिटी कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो सिर्फ रेपो रेट को के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को देखना रहेगा। सो दोस्तों, ये था मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एंड इंटरेस्ट रेट रेजिम्स।
थैंक यू वेरी मच।